अब हम अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड हाउ मेनी वीक्स प्रेगनेंसी इज सेफ फॉर एमटीपी, राइट। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है आपका इंटेंशनली एंड वॉलेंट्री टर्मिनेशन। किसका? प्रेगनेंसी का। अगर इंटेंशनली और वॉलेंट्री हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराते हैं तो इस टर्म को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अबॉर्शन हुआ है वो नेचुरली नहीं हुआ, वो हमने इंटेंशनली कराया, हमने वॉलेंट्री कराया, इसलिए इसका दूसरा नाम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी लीगलाइज करी थी 1971 में अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, क्योंकि एमटीपी की वजह से फीमेल फीटिसाइड के केसेस क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वीक्स प्रेगनेंसी सेफ फॉर एमटीपी। ये कह रहा है कि एमटीपी कराने के लिए आप एमटीपी कितने महीने तक करा सकते हैं प्रेगनेंसी के। तो आप एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एमटीपी सेफ होती है। कितने सेफ होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एमटीपी क्या होती है? सेफ होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरुआत के 3 महीने या फिर 12 वीक, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स और 12 वीक्स। आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी एमटीपी करा सकते हैं, पर वो रिलेटिवली रिस्कियर होता है और उसमें आपको डॉक्टर की एडवाइस भी लेनी पड़ती है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आप कितने वीक्स तक करा सकते हैं? आप 12 to 20 वीक्स के बीच में एमटीपी करा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम उसमें होता क्या है कि जो कपल चाइल्ड नहीं कर पा रहे हैं या इनफर्टाइल कपल्स हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? मदर से एग लेते हैं और मेल से स्पर्म लेते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में बाहर, और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? यूट्रस में इम्प्लांट कराते हैं। इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज अ मेथड फॉर इनफर्टाइल कपल टू हैव चाइल्ड। एग्स फ्रॉम द मदर and sperm from the father are fertilized outside the body in a laboratory condition. Outside the body in a laboratory condition ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की नीड है, ठीक है। The embryo is then placed in the mother uterus. अब जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम क्या करते हैं? यूट्रस में इम्प्लांट करा देते हैं। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है राइट अबाउट मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2 जनरेशन। तो पहला क्वेश्चन से ये है कि मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैं डिफाइन करना है। तो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे क्या कहती है कि जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, जो किसी हाइब्रिड में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, वो उसमें से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है सिर्फ वही एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता। तो हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर होंगे, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेंडल ने क्या होता है, मेंडल ने पी प्लांट में 2 क्रॉस कराए थे। उन्होंने क्या लिया था? एक प्योर होमोजाइगस डोमिनेट, इसको कहते हैं प्योर होमोजाइगस डोमिनेट, क्योंकि इसमें दोनों क्या है? दोनों फैक्टर जो जीन हम किसको कह रहे हैं, दोनों फैक्टर क्या है? टॉल है, ठीक है। तो ये होमोजाइगस डोमिनेट कंडीशन है और एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। एक उन्होंने टॉल पी प्लांट लिया था, एक उन्होंने डाफ पी प्लांट लिया था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कराया? उनका क्रॉस कराया। तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो ये जनरेशन आएगी इसको हम F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन में क्या हो कि सारे प्लांट्स क्या थे? टॉल निकले। क्या निकले? टॉल निकली, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा? अब जो F1 जनरेशन है उसकी क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब F1 से ही F1 की क्या करा दी? सेल्फ पॉलिनेशन करा दी। तो उन्होंने देखा अब ये क्या हो गई? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं इसमें क्या होता है? एक डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है? रिसेसिव होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा? इनके गैमेट्स बनाए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 गैमेट्स बनेंगे, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। कैपिटल टी है हमारा टॉल और स्मॉल टी हमारा डार्फ, ठीक है। फिर हमने क्या करा? इनका क्रॉस कराया तो हमने देखा कि 3 तो टॉल आए थे, 3 क्या आए थे? टॉल आए थे, और एक आया था हमारा डार्फ। और जीनोटाइप क्या आया था हमारा? जीनोटाइप आया था कि इसमें से क्या हुआ था कि एक तो 100% प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट थे, 2
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे और एक प्योर होमोजाइगस रिसेसिव निकला हमारा। तो हमारा क्या आया 1:2:1 और फिनोटाइप आया था 3:1। इसलिए इन F2 सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट गिव 3 डोमिनेंट जैसा कि यहाँ पे बताया हमने। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। 3 डोमिनेंट है, ये कैसे है 3 डोमिनेंट। 3 डोमिनेंट कौन से है, एक क्या हमारा प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। एंड द वन रिसेसिव ऑफस्प्रिंग बिकॉज एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड कंबाइनली रैंडमली एट फर्टिलाइजेशन। और ये क्या आया हमारा, एक आया हमारा होमोजाइगस, नहीं ये हाँ होमोजाइगस रिसेसिव आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टेस्ट क्रॉस, राइट विद एग्जाम्पल। तो पूछ रहा है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, टेस्ट क्रॉस हम किसी भी डोमिनेंट कैरेक्टर का जीनोटाइप फाइंड करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर का जीनोटाइप फाइंड करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, टेस्ट क्रॉस किस लिए करते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू फाइंड वेदर द डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इज प्योर और हाइब्रिड, कि जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है क्या वो प्योर है, मतलब प्योर का मतलब क्या सिर्फ उसमें दोनों जो जीन है वो सेम है, या फिर हाइब्रिड है, या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ठीक है। इसको हम इसका क्रॉस जो होता है, इस क्रॉस को हम हमेशा एक प्योर होम रिसेसिव ऑर्गेनिज्म में करेंगे। क्या करेंगे, प्योर रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से ही इसका क्रॉस करेंगे। एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें टॉल पी प्लांट का एक डार्क पी प्लांट से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, और हम पाते हैं कि सारे के सारे टॉल है, अगर हम क्रॉस कराने पे अगर हम ये पाते हैं कि सारे के सारे टॉल हैं, तो हमें पता चलेगा कि इसका जो जीनोटाइप है, जो इसका जीनोटाइप है वो हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। और अगर हमें ऐसा मिलता है कि 50% तो टॉल है और 50% डार्क है, तो ये कंडीशन होती है, इसमें होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो इसमें इसका जीनोटाइप ऐसा आएगा, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होता है इसका, फिर होता है हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड कैरेक्टर द फॉलोइंग रीजन। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हमें बताना है अगर क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है तो उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, तो उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, 46 की बढ़ के 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है और स्मॉल राउंड हेड हो जाता है, फरोड टंग हो जाती है और पार्शली ओपन माउथ होता है, ठीक है। पाम क्रीज भी होता है इसमें, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड भी वो पर्सन होता है। सेकेंड हमारे पास ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, अगर किसी एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाए तो इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब ये फीमेल्स में होता है, इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड जो फीमेल्स होती है वो स्टेराइल होती है, बिकॉज उसकी ओवरीज कैसे हो जाती हैं, रूडिमेंट्री हो जाती हैं। उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसका स्ट्रेचर भी कैसा होता है, शॉर्ट होता है, और उसकी नेक होती है वेबेड नेक होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी विद डायग्राम, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा। तो पहले होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में किस टाइप का होता है, तो वो होता है आपका हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है। पहला तो ये हो गया हमारा कि हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप का होता है, ठीक है। उसमें जो फीमेल होती है हनी बी में जो फीमेल होती है वो हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। हनी बी हमेशा डिप्लॉइड, वो जो फीमेल होगी वो हमेशा डिप्लॉइड होगी, और जो मेल होगा वो आपका हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो फीमेल हमेशा जो अपना गैमेट बनाती है वो मियोसिस से बनाती है, ठीक है। तो जो फीमेल है वो डिप्लॉयड है, उसके पास 32 क्रोमोसोम है, और जो म्यूसिस बना के आधे रह जाएंगे आपको पता है, ठीक है। तो उसके पास कितने क्रोमोसोम हो गए, 16, ठीक है। और जो मेल वैसे ही हैप्लॉइड है, और म्यूसिस करेगा तो उसके हाफ हो जाएंगे, वो नहीं होगा यहाँ पे। तो उसका वो किससे बनाता है, वो माइटोसिस से बनाता है। जो ड्रोन है जो कि मेल है, मेल को हम ड्रोन कहते हैं, तो जो मेल है वो अपने
वो अपने गैमेट किससे बनाता है, वो अपने गैमेट बनाता है माइटोसिस से, माइटोसिस से अपने गैमेट बनाता है, ठीक है। और अगर वो फर्टिलाइज कर जाता है, अगर एग से इसका मेल गैमेट फर्टिलाइज कर जाता है तो क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। फीमेल यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक होती है वर्कर और एक होती है क्वीन, ठीक है। अगर जो फर्टिलाइज एग है, अगर जो फर्टिलाइज एग है उसको रॉयल जेली मिल जाती है तो वो क्वीन बन जाती है ना। और अगर रॉयल जेली नहीं बनेगी तो वो फीमेल क्या हो जाती है, वर्कर हो जाती है, ठीक है। पर अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये मेल बन जाता है। अब इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, पर ये जो एग होता है इसमें पार्थेनोजेनेसिस हो जाती है, जो एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, मेल बन जाता है, ठीक है। तो एन फर्टिलाइज एग हैज टू सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड डेवलप इनटू फीमेल, दैट इज अ क्वीन और वर्कर। एन अनफर्टिलाइज एग, जो कि यहाँ पे है ये अनफर्टिलाइज है, ये हैज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड डेवलप इनटू मेल ड्रोन बाय पार्थेनोजेनेसिस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट इन इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट दो तरह के हैं आपके यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मैच्योर और प्रोड्यूस बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट मैच्योर एंड प्रोड्यूस इन बोन मैरो। अब बी लिम्फोसाइट क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज है वो हमारे पैथोजन से लड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, जो किसी पर्सन में जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो करता है आपका बी लिम्फोसाइट, ठीक है। पढ़ लेते हैं हम। बी लिम्फोसाइट आर मेड एंड मैच्योर इन बोन मैरो, जैसा मैंने बताया आपको। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट जर्म्स एंड पैथोजेंस, ठीक है। दीज एंटीबॉडीज मूव इन द ब्लड एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। हम टी लिम्फोसाइट की तरफ आते, तो टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में तो प्रोड्यूस होते हैं, और मैच्योर क्या होते हैं, थाइमस में, ठीक है। जैसे हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थे ना, बोन मैरो और थाइमस, तो ये वही है आपके, ठीक है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाते, पर ये बी लिम्फोसाइट की मदद करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, पर टी लिम्फोसाइट बनाते नहीं है, बी लिम्फोसाइट की मदद करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में, ठीक है। और जो ऐसे बी लिम्फोसाइट हमें क्या देती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट हमें देती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो बट दे हेल्प बी सेल टू मेक एंटीबॉडीज। दे गिव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल एंड हेल्प इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, जब हम किसी ट्रांसप्लांट करते हैं तो अगर कोई अगर टिश्यू मैच नहीं होता तो टी लिम्फोसाइट जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। टी लिम्फोसाइट बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपको होता है हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल, ठीक है। यहाँ पे आपके बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के फंक्शन भी हमने कवर कर लिए। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ लिम्फोइड सिस्टम। डायग्राम हमने पहले से ही बना के रखा है। मैं आपको बताता हूँ, लिम्फोइड सिस्टम में आपके दो टाइप के लिम्फोइड होते हैं। एक होता है आपके लिम्फ सिस्टम में एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं आपके, एक होता है आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन आते हैं आपके, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आपके, हम लिख देते हैं यहाँ पे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मैंने आपको पहले भी बताया वैसे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एक होता है आपके, होता है बोन मैरो, और दूसरा होता है आपका थाइमस, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, वो है आपके अपेंडिक्स, टॉन्सिल, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। जो एज होते हैं ना, जो लास्ट में जो वर्ड होता है एज क्या होता है, हमेशा एंजाइम के लिए यूज करा जाता है, एंजाइम।
तो क्वेश्चन है ए है एक्सो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड पे काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सो न्यूक्लियस क्या होते हैं? वो रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड। ये करते हैं जो बाहर से डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, ठीक है। दे एक्ट लाइक ट्रिमिंग एंजाइम, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स वन बाय वन फ्रॉम टर्मिनल एंड। सी क्या करते हैं? ट्रिमिंग एंजाइम की तरह काम करते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो टर्मिनल एंड पे होते हैं उनको क्या करते हैं? कट करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस की। एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो अंदर से कट लगाते हैं, जैसे एक्सोन्यूक्लियस तो बाहर से कट लगाते हैं और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? अंदर से कट लगाते हैं, ठीक है। तो कट डीएनए एट स्पेसिफिक इंटरनल साइट विद इन द स्ट्रैंड। ये क्या करते हैं? एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर कटिंग द डीएनए एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये तभी कट लगाएंगे जब उन्हें एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे आपका एक है एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम है EcoR1, जो हमेशा GAATTC नाम का पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जब उसको मिलता है तभी वो क्या करता है? कट लगाता है। ये भी हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर ये होता है, बायोरिएक्टर में क्या होता है? बायोरिएक्टर एक लार्ज रिएक्टर होता है जिसमें हम यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें एक मोटर होती है आपकी, एक फोम ब्रेकर होता है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर होता है, एक कल्चर ब्रॉथ होती है, एक एसिड बेस्ड पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है और एक स्टीम फॉर स्टेराइजेशन होती है और लास्ट में होती है आपकी एक स्टेराइल एयर यहाँ से पास करी जाती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ गिवन पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम इन योर आंसर शीट एंड लेबल 1 to 4। ये एक डायग्राम दे रखा है, हमसे बोल रहा है कि ये 1 है, 2, 3, 4, मतलब 1 और 2 ऐसा क्या करने से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और 3 और 4 मतलब माइनस का साइन है यहाँ पे, इनको कम करने से पॉपुलेशन डेंसिटी होगी कम होगी। तो उसको हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट है हमारा नेटिलिटी और इमाइग्रेशन से क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। नेटिलिटी होता है बर्थ रेट और इमाइग्रेशन से क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। और मोर्टेलिटी और डेथ रेट और इमिग्रेशन से क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। सो द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज ड्यू टू बर्थ एंड इमाइग्रेशन एंड डिक्रीजेस ड्यू टू डेथ एंड इमाइग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग देन विच टाइप ऑफ स्पीशीज विल बी एलिमिनेटेड। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमसे कहता है कि दो स्पीशीज जिनकी सेम नीड होती है, जो सेम रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं, कैन नॉट लिव टुगेदर लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए तो रह सकते हैं पर लॉन्ग टाइम तक उस क्या नहीं कर सकते? सर्वाइव नहीं कर सकते अगर रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। अब लिमिटेड तो इन दोनों स्पीशीज में से कौन सी स्पीशीज एलिमिनेट होगी? तो जो इंफीरियर स्पीशीज होगी, उन दोनों में से जो इंफीरियर होगी वो क्या होगी? एलिमिनेट हो जाएगी। इसी को कहते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट द टू स्पीशीज हैविंग द सेम नीड्स और सेम रिसोर्स कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द सेम हैबिटेट इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। इसका एक कीवर्ड ये है कि इसमें क्या होगा कि रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड। व्हेन द रिसोर्स आर लिमिटिंग द वीकर और लेस एफिशिएंट स्पीशीज और द इंफीरियर स्पीशीज विल बी क्या होगी? वो भी क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। और जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज है वो क्या कर जाएगी? सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। राइट अ स्पैरो बिलोंग वन और मोर ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्पैरो 1 से 2 ट्रॉफिक लेवल पे बिलोंग करती है। करती है। तो स्पैरो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्पैरो है हमारी, स्पैरो एक क्या है? ओमनीवोरस, ठीक है, ओमनीवोर, ठीक। ओमनीवोर क्या है? अगर स्पैरो किसको खाती है? अगर स्पैरो ईट करती है आपके सीड्स, आपके ग्रेन्स, तो वो क्या होगी? तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगी, प्राइमरी कंज्यूमर। पर अगर यही स्पैरो अगर आपके ईट करती है वॉर्म्स को, इंसेक्ट को, तो ये कहाँ बिलोंग करेगी? ट्रॉफिक लेवल। फिर ये बिलोंग करेगी आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर,
आप ह्यूमंस का एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं कि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस भी क्या होते हैं, ऑमनिवोरस होते हैं। ठीक है, अगर हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अगर हम मीट खाते हैं तो हम क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अ स्पैरो कैन बिलोंग टू मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम बिकॉज इट ईट्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। व्हेन स्पैरो ईट ग्रेन और सीड it acts like a primary consumer, but when sparrow eat insect or worms it acts as a secondary consumer. The sparrow is omnivore and can occupy different trophic levels. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। What kind of pyramid would you get when a big tree bio number represent as a pyramid form? तो क्वेश्चन से कह रहा है कि हमें किस टाइप का पिरामिड मिलेगा जब एक बिग ट्री बायो नंबर फॉर्म होता है। ठीक है, तो व्हेन अ बिग ट्री इज रिप्रेजेंटेड इन अ पिरामिड ऑफ नंबर वी गेट इन्वर्टेड पिरामिड। क्या मिलता है हमें, कौन सा पिरामिड मिलता है, इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। क्या क्यों मिलता है, क्योंकि ट्री क्या है, ट्री एक तरह का प्रोड्यूसर मान लेते हैं हम इसको। ट्री क्या है, एक तरह का प्रोड्यूसर। ठीक है, पर ट्री तो सिंगल है। ठीक है, ट्री तो एक सिंगल है, पर इस पर डिपेंडेंट स्पीशीज क्या है, बहुत सारी। ठीक है, डिपेंडेंट स्पीशीज क्या है, मैनी स्पीशीज डिपेंड करती हैं इस पर। मैनी स्पीशीज पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर दैट इज अ बिग ट्री बट इट सपोर्ट मैनी प्राइमरी कंज्यूमर लाइक इंसेक्ट और बर्ड, सो द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन अ ट्री इकोसिस्टम। होता क्या है कि इसमें जैसे ट्री है ये तो प्रोड्यूसर है, पर इस पर जो डिपेंडेंट स्पीशीज है, डिपेंडेंट स्पीशीज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पिरामिड कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखें।